हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका आपके खूबसूरत से चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल जीटी पर। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब ये जो वीडियो होगा 9th क्लास का पहला वीडियो होगा फिजिक्स का। ठीक है, तो 9th क्लास का फिजिक्स का आज हम जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो रेस्ट मोशन वगैरह वगैरह से है। लेकिन आज हम जो चैप्टर उठा रहे हैं वो है ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे आपको न्यूटन्स और उसके जितने भी लॉ हैं और आगे और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, उसके बारे में आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो समय बर्बाद न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो बच्चों है, ये किसने दिया था? न्यूटन भाई साहब ने। आपने एक कहानी सुना होगा बचपन में, हाँ, न्यूटन भाई साहब का कहानी सुना होगा कि वे कहाँ बैठे थे? अपने एप्पल पेड़ के नीचे। मतलब उनका एक ऑर्चिड था और वहाँ पे एक एप्पल का पेड़ लगा हुआ था। जब वो उनके नीचे बैठे तो एप्पल गिरा। फिर उनके दिमाग में आया कि ये एप्पल आखिर नीचे कैसे गिरा, वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने उसी को आधार मानते हुए, उसी को बेस मानते हुए वहाँ पे रिसर्च स्टार्ट किया और आगे जाके कौन सा लॉ दिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो मैं कहानी बात कर रहा हूँ, उस समय न्यूटन मात्र 23 ईयर के थे बच्चों। तो समझ लो, 23 ईयर से ही अपना रिसर्च चालू रखा और काफ़ी सालों के बाद ये लॉ दिया। ये करीब बात है 1665 की। ठीक है, तो 1665 की जो कहानी सुनाई मैंने आपने, ये वही कहानी है। तो आज हम वही पढ़ने जाएंगे। ठीक है, देखिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया? ये तो आप समझ गए, न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने ये बताया कि इस यूनिवर्स में जितने भी हेवनली बॉडी हैं, जितने भी बॉडी हैं, वो एक दूसरे को अपने तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं। तो वही अट्रैक्शन को मानते हुए, समझ गए? अट्रैक्शन को मानते हुए उन्होंने अपना लॉ दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, मतलब ये फर्स्ट बॉडी क्या है? ए, और ये सेकेंड बॉडी क्या है बच्चों? बी। इसका मास कितना है? m1। इसका मास कितना है? m2। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों? दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस है r। देखिए, फोर्स तो लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? याद रखिएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो पढ़ रहे हो आप, इसमें सिर्फ कैसा फोर्स लगेगा? इसमें लगेगा सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स। रिपल्सन फोर्स पॉसिबल नहीं है। अब मैं क्या करूं? अगर कोई स्विमिंग करने वाला है और कहाँ कूदे वो? स्विमिंग पूल में। तो इसका मतलब क्या है कि वो स्विमिंग पूल में ही जाएगा ना, कि ऊपर चला जाएगा? ऐसा तो है नहीं। तो देखिए, ये क्या है? अर्थ। आप जहाँ रहते हो वो क्या है? अर्थ। अर्थ क्या करता है? हर एक बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मान लो ये ए अर्थ है और बी कोई ऑब्जेक्ट है, वो मान लो ये मार्कर ही है जो अपने तरफ क्या कर रहा है? उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो फोर्स कैसा लगता है इसमें? केवल ओनली अट्रैक्शन फोर्स। ये याद रखना है आपको, ओनली अट्रैक्शन फोर्स पॉसिबल हियर। फोर्स पॉसिबल हियर। ठीक है, तो जब दोनों बॉडी के बीच में फोर्स लगा अट्रैक्शन, तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दोनों बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट के। ये आप समझ गए। मतलब फर्स्ट बॉडी का मास क्या था? m1। सेकेंड बॉडी का मास क्या था? m2। दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वही सेम फोर्स जो दोनों के बीच फोर्स लग रहा होगा। दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस क्या है? r। मतलब सेम फोर्स, जो फोर्स ये है, सेम फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब मान लो ये दो बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी। जब दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस आप क्या कर दो? इंक्रीज कर दो, तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आर डिक्रीज हुआ, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, सॉरी, डिस्टेंस जब इंक्रीज हुआ तो फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा।
मतलब बॉडी अगर दोनों पास आ जाएंगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, और जब आर का वैल्यू क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, दूर कर दोगे दोनों बॉडी को, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। देखो इसको 1 और इसको 2 मान लो आप, दोनों को मिला के लिखोगे तो क्या आएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ब्रेक होता है तब एक कांस्टेंट जनरेट होता है, और वहाँ पे ये क्या, यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या आएगा, g। बहुत खूबसूरत चीज़ है ये g, देखो अब m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, f का f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू में ब्रेक हुआ तो एक कांस्टेंट आया g, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे g बच्चों क्या बोल रहा हूँ मैं कि एक कांस्टेंट है, ठीक है, और इसको बोलते क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब इसका वैल्यू बच्चों फिक्स रहता है दुनिया के हर कोने पे, यूनिवर्स के हर पॉइंट पे। चाहे इसको उठा के आप कहाँ ले जाओ, अर्थ पे ले जाओ या मून पे ले जाओ, कहीं भी रखो, यूनिवर्स के हर पॉइंट पे इसका वैल्यू सेम होता है, और वो वैल्यू होता है बच्चों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू याद कर लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वैल्यू बच्चों फिक्स होता है। मतलब ये मून, अर्थ, मतलब यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ आप, है ना, सभी पॉइंट पे क्या होगा, इसका वैल्यू इतना ही होगा, 6.67 इंटू 10⁻11। देखिए ये जो फॉर्मूला क्रिएट हो गया, यही तो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो कुछ है नहीं इस टॉपिक में, आप इसको आराम से समझिए और आराम से क्लियर करिए। सीधा सीधा क्या समझना है कि दो हेवनली बॉडी है, एक बॉडी अर्थ या कोई भी मून है, दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करती हैं, यूनिवर्स में जितने बॉडी हैं एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स लगा, अट्रैक्शन फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया दोनों बॉडी के मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया उन दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। डिस्टेंस इंक्रीज कर दो फोर्स डिक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज कर दो फोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, मतलब दोनों को जब मिला के लिखा तो इतना आया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू में ब्रेक किया तो क्या आ गया बच्चों, जी। जी क्या है, कांस्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये रट लो, आप याद कर लो, ठीक है। और ये फिक्स होता है, मतलब हर जगह पे सेम है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अलग प्लेनेट पे चले जाओगे तो कैपिटल जी का वैल्यू बदल जाएगा, ये सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे एक खूबसूरत सा चीज और है, अगर यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब दो बॉडी के बीच में क्या लग रहा है, ये देखो अट्रैक्शन फोर्स, मतलब ए ने किसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, बी के ऊपर, तो इसका फोर्स कितना निकलेगा, एफ बी ए। और बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया होगा तो इसका फोर्स कितना आएगा, एफ ए बी। मतलब दोनों को जब आप रिलेट करोगे बच्चों, एफ ए बी और एफ बी ए को, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल तो होंगे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। देखो कैसे, डायरेक्शन ये इधर ये इधर, मतलब एक का डायरेक्शन इधर एक का डायरेक्शन इधर, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो किसी एक में क्या करूं मैं, माइनस लगा लूं। ध्यान से देखो ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ठीक है। क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी सेटिस्फाइड करता है, या न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। और दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि देखो इधर क्या है, एफ
ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये माइनस वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एफ बी ए उधर कुछ नहीं है मतलब क्या है 0, मतलब टोटल फोर्स पूरे बॉडी का क्या हुआ 0 कांस्टेंट। तो ये कैसा फोर्स हुआ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इसका जो फोर्स होता है टोटल पूरे बॉडी का जो फोर्स होता है वो क्या होता है सॉरी कांस्टेंट होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो यहीं पे ये पूरा लेक्चर आपका आज का समाप्त होता है। बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे की जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से, पूरा इस टॉपिक से इंटर रिलेटेड है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स कॉपी में। जो भी चीज़ मैंने बोला, जो भी चीज़ लिखा, एक एक छोटा छोटा चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट करिए। ठीक है, आगे मिलते हैं। इसी के आगे का एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि कैसे अगर हम अर्थ पे जाते हैं, ठीक है, सॉरी अर्थ पे तो अभी हैं ही, अर्थ पे हैं तो अर्थ की ग्रेविटी कितनी है 9.8, वो 9.8 निकलता कैसे है। दूसरी बात यह है कि जब आप मून पे जाते हो तो वहाँ पे ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले कम कैसे है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आप बने रहिए, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।